اور डोमिंगो के लिए नेक ख्वाहिशात और फाइडल को भी मेरी तरफ से प्यार जो मुझे बचाने के लिए जंगल में पहुंच गया था। आपकी लाडली और मुखलिस बेटी वर्जीनिया डी लातुआ। पाल हैरान था कि जीनी ने अपने ख़त में उसका ज़िक्र तक नहीं किया और उसके लिए एक लफ्ज़ भी नहीं लिखा था, हालांकि वो घर के कुत्ते तक का जिक्र करना नहीं भूली थी। लेकिन ऐसा नहीं था। ख़त के इख्तितामिया में जीनी ने पाल के लिए अलग से हिदायत लिखी हुई थी कि फ़लाँ बीज कहाँ और फ़लाँ पौधे कहाँ लगाने हैं। उसने ख़ास तौर पर उन जगहों का जिक्र किया था जो उन दोनों की यादों से मामूर थी। एक कागज़ पर उसने अपने बाल से पी और वी इस तरह गूंधा हुआ था कि पाल का रुआं रुआं अश्कर उठा। तमाम घर वालों ने इस प्यारी और नेक सिरत लड़की का ख़त इकट्ठे बैठकर आँखों की झड़ी के साथ सुना। उसकी माँ ने उसी वक्त घर के तमाम अफराद की जानिब से उसके नाम वर्जीनिया के नाम एक तवील ख़त लिखना शुरू किया। पाल ने भी अपनी बिसात भर उसे एक बहुत लंबा चौड़ा ख़त लिखा, मगर 6 माह तक कोई जवाब न आया। फ्रांस से आने वाले मकामी अफराद तरह तरह की बातें फैलाते कि वर्जीनिया की शादी एक बूढ़े नवाब से हो गई है। उन्होंने ज़ाती तौर पर दूल्हा और दुल्हन को देखा है। कुछ तो ये भी कहते कि उन्होंने ख़ुद दावत मिलने पर शादी में शिरकत की, मगर पाल और उसके घर वालों को ये सब अफवाहें लगती। पाल को यकीन था कि जीनी उससे बेवफाई नहीं कर सकती, मगर जब 6 माह से भी ऊपर का अरसा गुज़र गया तो पाल और मादाम के दिलों में शकूक और बदगुमानियों की गिरहें पड़ने लगीं। उनका करीब तरीन पड़ोसी वो जंगली बाबा था, जंगल में रहने वाला बूढ़ा जिसने यह कहानी सुनाना शुरू की थी। हाँ, उनका करीब तरीन पड़ोसी वो बूढ़ा बाबा था जो उनका हमदर्द दोस्त होने के अलावा एक बहुत पढ़ा लिखा मुदब्बिर शख्स था और तन्हाई पसंदी की वजह से जंगल में कॉटेज बना के अकेला रहता था। उसने घूम फिर कर तकरीबन सारी दुनिया देखी हुई थी। बुनियादी तौर पर वो फ्रांसीसी था, मगर फ्रांस को छोड़े हुए उसे मुद्दत हो गई थी। बूढ़ा बाबा जब शहर या पोर्ट लुइस जाता तो वापसी पर उनके घरों से होकर जाता। पाल का जब भी दिल घबराता या जीनी की तरफ से मायूसी का शिकार होता तो वो बाबे के पास चला जाता। बाबे ने उसे तसल्ली दी और अपने कॉटेज के दरवाजे के पास उसे ले गया, जहां दाएं तरफ वाली खाली जगह पर एक क्यारी में वर्जीनिया का लगाया हुआ पपीते का वो दरख्त था जो उसने 3 साल पहले लगाया था, पापाया का। जीनी की आदत थी कि वो जब भी कोई फल खाती तो उसका बीज कहीं करीब ही बो देती, इस यकीन के साथ कि वो इसका फल खाएगी या कम अज़ कम वो परिंदों के काम आएगा। उसने जो बीज यहाँ बोए थे, चंद दिनों में वहाँ पपीते के बहुत से पौधे निकल आए, जिनमें से मादा सिर्फ यही दरख्त निकला, बाकी सब सूख सड़ गए। वो जब फ्रांस गई तो पपीते का ये पौधा उसके घुटनों के बराबर था, मगर अब वो 20 फुट से भी ज़्यादा ऊंचा हो गया था। पाल जब भी बाबे के कॉटेज में आता तो वो उसके तने से लिपटकर जीनी को अपने सीने से चिमटा हुआ महसूस करता। बाबे ने पपीते के दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा, जब तक ये दरख्त यहाँ मौजूद है तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जीनी ने इसका फल खाना है। बूढ़े की इस बात से पाल को बड़ी तसल्ली मिलती। एक दिन सूरज निकलने पर जब पाल बेदार हुआ तो उसने अपने कॉटेज के सामने वाले बड़े पहाड़, जिसे वो माउंटेन ऑफ डिस्कवरी या जिसे जादूगर पहाड़ भी कहते थे, उसकी चोटी पर एक सफ़ेद झंडा लहराता हुआ दिखाई दिया, जिसका मतलब ये होता था कि किसी गैर मुल्क से कोई जहाज़ आया है या आने वाला है। वो उसी वक्त शहर की तरफ भाग खड़ा हुआ कि आया ये जहाज़ वर्जीनिया का कोई ख़त लाया है। बंदरगाह पहुंचकर उसे मालूम हुआ कि जहाज़ अभी मारिश से
ماریشس سے 12 میل دور آنے کی اجازت ملنے کے لیے لنگر انداز ہے۔ اس وقت کے دستور کے مطابق جب کوئی جہاز آ کر یوں لنگر انداز ہوتا تو جزیرے آئل ڈی فرانس یعنی ماریشس سے ایک پائلٹ کشتی پر سوار ہو کر جہاز پر جاتا، اس کے آنے کا مقصد، آنے جانے کا ملک اور دیگر تفصیلات معلوم کرتا، گورنر سے اس کے گودی میں لگنے کی اجازت طلب کرتا، تب کہیں جا کر ایک مخصوص دھماکے سے اس جہاز کو آنے کا اشارہ دیا جاتا تھا۔ جب پال وہاں پہنچا تو اس کو پتہ چلا کہ پائلٹ جہاز پر جا چکا ہے۔ اس کی واپسی میں شام ہو گئی۔ اس نے گورنر کو اطلاع دی کہ آنے والا جہاز سینٹ جیران یعنی سینٹ ییغاں فرانس سے آیا ہے، اور اگر ہوا سازگار اور پرسکون رہی تو کل بعد دوپہر تک پورٹ لوئس میں لنگر انداز ہوگا۔ جہاز کے کپتان کا نام اوبن ہے۔ پھر پائلٹ نے گورنر کو بہت سے خطوط دیے جو سینٹ جیران فرانس سے لایا تھا، جن میں سے ایک خط مادام ڈی لاتوا کے لیے تھا اور وہ ورجینیا کی ہینڈ رائٹنگ میں تھا۔ پال نے جھپٹ کر خط پکڑا، عقیدت سے اسے چوما اور اسے اپنے سینے سے لگا کر اپنے گھروں کی طرف دوڑ کھڑا ہوا۔ جو ہی دور سے اس نے اپنی فیملی کے ارکان کو آڈیوس پہاڑی کی چوٹی پر کھڑے ہوئے دیکھا تو اس نے دور سے ہی خط کو لہرانا شروع کر دیا، لیکن اپنے بھاگنے کی رفتار میں کمی نہیں آنے دی۔ پھر جو ہی لفافے کی سیل توڑی گئی، سب مادام ڈولاتوا کے گرد جمع ہو کر خط کے اوپر جھوک کر متن سننے کے لیے ہمتن گوش ہو گئے۔ ورجینیا نے اپنی ماں کو لکھا تھا کہ اس کی آنٹ بہت خرانٹ عورت تھی جس نے اس سے بہت برا سلوک کیا اور اس کی شادی اس کی مرضی کے خلاف ایک بوڑھے کھوسٹ سے کرنے کی کوشش کی، مگر اس نے انکار کر دیا، جس پر آنٹ نے ورجینیا کو اپنی وراثت سے محروم کر کے واپس ماریشس بھیجنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جبکہ یہ سمندری طوفانوں کا زمانہ ہے، بہرحال مجھے خوشی ہے کہ میں اپنے خاندان سے جڑنے کے لیے سینٹ جیران سے واپس آ رہی ہوں اور جلد ہی آپ لوگوں کے پاس ہوں گی۔ خدا کا شکر ہے جس نے مجھے خرانٹ آنٹ سے نجات بخشی۔ سب کو میری طرف سے بہت بہت آداب اور پیار، فقط آپ کی لاڈلی ورجینیا ڈی لاتوا۔ جو ہی خط ختم ہوا سب اٹھ کر خوشی سے ناچنے لگے۔ مالک اور نوکر جوش مسرت میں ایک دوسرے سے بغل گیر ہو کر گانے لگے۔ ورجینیا آ گئی، ہماری ورجینیا پہنچ گئی، ورجینیا ہمارے پاس ہے، اب کس کا دل اداس ہے، اندھیرا چھا چکا ہے، ڈنر کا وقت ہو گیا تھا، مگر ڈنر کی پرواہ کسے تھی۔ مادام نے پال سے کہا، میرے بیٹے جاؤ اور اپنے پڑوسی بوڑھے بابے کو ورجینیا کے آنے کی اطلاع دو۔ ڈومنگو نے جلدی سے روغنی لکڑی کی ٹارچ روشن کی اور پال کے ساتھ میرے کاٹیج کی طرف روانہ ہو گئے۔ رات کے 10 بجے ہوں گے، میں لالٹین بجھا کر سونے ہی والا تھا کہ وہ دھڑ دھڑاتے ہوئے میرے کاٹیج کے برآمدے میں پہنچ کر مجھے زور زور سے آوازیں دینے لگے۔ میں نے ان کی آوازوں میں خوشی کا عنصر محسوس کر لیا تھا۔ پھر بھی جلدی سے اٹھا اور اٹھ کر دروازہ کھولا۔ پال اچھل کر میری گردن سے لٹک گیا۔ جلدی چلو، جلدی چلو، ورجینیا آ گئی ہے، ورجینیا پہنچ گئی ہے، ہمیں پورٹ پر چلنا چاہیے، یعنی بندرگاہ پر چلنا چاہیے، جہاز سورج نکلتے ہی یہاں لنگر انداز ہوگا۔ میں نے کپڑے بدلے اور ہم پورٹ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب ہم جنگل سے گزر کر سڑک پر چل رہے تھے تو میں نے اپنے پیچھے کسی کے تیز تیز چلنے کی آواز سنی۔ جلد ہی وہ ہم تک پہنچ گیا۔ وہ ایک نیگرو تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اتنی تیزی میں کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے، تو وہ بولا کہ وہ گولڈن ڈسٹ کی طرف سے آ رہا ہے، اور میں نے اس سے پوچھا کہ وہ اتنی تیزی میں کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جا رہا ہے۔
तो वो निगरू बोला कि वो गोल्डन डस्ट की तरफ से आ रहा है और पोर्ट लुइस के गवर्नर को ये बताने के लिए भेजा गया है कि फ़्रांस से आने वाला जहाज़ अंबर जजीरे यानी आइल ऑफ एम्बर के पहलू में लगर अंदाज हो गया है, जो असल मॉरिशस जजीरे से 1 किलोमीटर के फासले पर है। जहाज़ से मुसलसल बंदूकें चलाई जा रही हैं, जिसका मतलब यह है कि वो किसी सख्त मुश्किल में फंसे हुए हैं। मैंने पाल से कहा कि इस सूरत हाल में हमें पोर्ट लुइस जाने की बजाय गोल्डन डस्ट जाना चाहिए, जो यहाँ से 3 लीग 9 मील यानी 15 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं था, और वहीं जाकर गोल्डन डस्ट में जीनी से मिलना चाहिए। लिहाजा हमने अपना रुख बदल कर गोल्ड डस्ट यानी जजीरे के शुमाली सिमत की तरफ कर दिया, जहाँ से जहाज़ को आसानी के साथ देखना मुमकिन था। चांद निकला हुआ था, मगर उसे सख्त गहरे स्याह बादलों ने घेरे में लिया हुआ था, जिसकी वजह से खौफनाक तारीकी फैली हुई थी। बिजली बार बार कौंध रही थी, जिसकी वजह से हमें पता चलता था कि पूरा जजीरा बादलों से ढक गया है। हवा का एक कतरा यानी एक झोंका भी नहीं था। शदीद हब्स और गर्मी की वजह से सांस लेना दोभर हो रहा था। फिर हमें जहाज़ के तोपों की घन गरज सुनाई दी, जो किसी बहुत बड़े ख़तरे की अलामत थी। तोपों और साथ ही बादलों की घन गरज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये कोई अच्छी अलामत नहीं थी। आधे घंटे बाद फायरिंग की आवाज़ ख़त्म हो गई, जिससे मुझे और भी ज़्यादा वहशत होने लगी। हम एक भी लफ्ज़ मुंह से निकाले बग़ैर और एक दूसरे से बातें किए बग़ैर या अंदेशों का इजहार किए बग़ैर तेज़ तेज़ चलते जा रहे थे। आधी रात के वक्त इंतहाई थकन और ख़स्ता हालत में हम गोल्डन डस्ट पहुंच गए। आसमान जैसी बुलंद तलातम खेज़ लहरें साहिल की चट्टानों से टकराकर क़यामत खेज़ शोर पैदा कर रही थीं और सफ़ेद झाग रात की तारीकी में दिल दहलाए दे रही थी। शोर से दिल सहमे जा रहे थे। हमसे कुछ ही फासले पर कुछ लोग रोशनी के लिए आग जलाकर इकट्ठे हुए बैठे थे। हम भी उनके पास जा बैठे ताकि कुछ थकन उतरे। एक आदमी बोला, आज सपहर ढलने के बाद मैंने समंदर के सीने पर एक जहाज़ देखा था, जिसे ऊंची ऊंची लहरें जजीरे की तरफ धकेल रही थीं। फिर अंधेरा छा गया तो जहाज़ नज़र आना बंद हो गया। सूरज डूबने के 2 घंटे बाद मैंने जहाज़ से बंदूकें चलने की आवाज़ें सुनी, जो सख्त ख़तरे की निशानदेही के तौर पर चलाई जाती हैं। लेकिन मौजें इतनी बुलंद थी कि कश्ती के ज़रिए जहाज़ तक जाना नामुमकिन था। फिर मैंने जहाज़ की टिमटिमाती हुई रोशनियों से अंदाज़ा लगाया कि लहरों ने उसे अंबर जजीरे और मेन लैंड के दरमियान धकेल दिया है, जो कि और भी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि वहाँ पानी के नीचे छुपी हुई मोंगे और मरजान की चट्टानों में से किसी कश्ती का गुजरना भी मुश्किल है, और जहाज़ तो उन चट्टानों से टकरा कर पाश पाश हो सकता था। इन कोरल रीफ में से कोई कश्ती भी नहीं गुजर सकती थी, और ख़तरा था कि अगर जहाज़ इन कोरल रीफ से जाकर टकराया मरजान की चट्टानों से, तो वो पाश पाश हो सकता है।